हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम आ गए हैं क्लास 11th योगा यूनिट 2 के साथ। आई नो इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हियर वी आर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे कंटेंट लिखे हुए हैं जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे योगा प्रिंसिपल्स, एंशिएंट टेक्स्ट्स, भगवद गीता, पतंजलि योगा सूत्र एंड और भी हैं। तो हम ये पढ़ने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल्स ऑफ योगा। प्रिंसिपल्स ऑफ योगा में है टोटल होते हैं 10 प्रिंसिपल्स। यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, हम पहले इन्हें पढ़ेंगे, इनके मतलब जानेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नॉन वायलेंस, देन ट्रूथफुलनेस, देन राइटियसनेस, then wisdom, then simplicity, then worship of the spiritual goals, then sacrifice the ego, then self discipline, then reading and then contentment। ठीक है, तो मैं आपको एक बात सबसे इजीली आप अगर सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि आप बताइए व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ योगा, तो आप और बोला हुआ है कि आप किसी एक को डिफाइन कीजिए। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं आती तो ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए ना, ये इनके पर्टिकुलरली वन वर्ड में शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। मतलब अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हैं नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। तो ये आप चीज़ याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम फटाफट इनके मीनिंग्स पढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले आता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। नॉन वायलेंस आपको क्या लगता है कि झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो उसी चीज़ पे है कि किसी को किल नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, पीसफुली अपनी लाइफ जीना है। वही सेम चीज़ इस नॉन वायलेंस में लिखी हुई, बाकी आप खुद से लिख सकते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, सेकंड इज ट्रूथफुलनेस। तो ट्रूथफुलनेस का बेसिकली ये है कि ना लोगों से झूठ बोलो ना खुद से झूठ बोलो। आपका झूठ केवल तभी कंसिडर्ड होगा जब आप किसी की लाइफ सेव कर रहे हो आपके झूठ से। ये सब मैं आपको एक बार का पूरा बता रही हूँ, आप जब इन सबको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो बोला है वही सेम चीज़ इन लाइन्स में लिखी हुई है। मैं आपको फटाफट इस चीज़ को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सारे रीड आउट टॉपिक्स आप एक बार रीड करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ ट्रूथफुलनेस में कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों से भी खुद से भी, मेन तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राइटियसनेस। राइटियसनेस मीन्स कि कभी भी कुछ भी चुराओ मत और किसी के साथ चीटिंग मत करो, खुद के एडवांटेज के लिए किसी और का फ़ायदा मत उठाओ। ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज विजडम। विजडम ये कि स्पिरिचुअल लाइट में रहो, अपने खुद की हैप्पीनेस पे ध्यान दो, पैसे पे नहीं। आजकल लोग ये करते हैं कि पैसे कमाने के लिए खुद की हैप्पीनेस दाव पे लगा लेते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए। हमेशा खुद की हैप्पीनेस को पहले रखना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है सिम्प्लिसिटी। सिम्प्लिसिटी का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सपोज़ आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमको किसी पार्टी में जाना है तो हम सोचते हैं हम ऐसे तैयार होंगे, हम वैसे होंगे, हमको ऐसे दिखना है। बट वहीं पे अपने धरती पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं हम वही चीज़ पहने। हमें ऐसा नहीं है कि शो करने की हम इतने स्टाइलिश है, हमारे पास बहुत कुछ है या ये है वो है। वो जैसे अंदर से वो वैसे ही बाहर से। तो हमें बोला जाता है या फिर हम उन्हें बोलते हैं कि देखो ये कितना सिंपल है, सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं, उन्हें ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें नहीं पसंद है, ज़्यादा शो ऑफ में मत रहिए, जैसे आप है वैसे ही रहिए, टेंशन में मत रहिए। वही चीज़ इसमें शॉर्ट में लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट इज़ वर्शिप ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। ठीक है, ईश्वर प्राणिधाना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ईश्वर प्राणिधाना है, तपस है एंड स्वाध्याय है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आपको ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके ही रखना है, ये आपको 12th में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये इसका बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, हमने हमारा बोर्ड का पेपर सॉल्व करा था 12th का, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर इस टॉपिक पे तो क्वेश्चन है ही है, तो आप इसकी डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ईश्वर प्राणिधाना में ये है कि अपने आप को भगवान को सौंप देना। भगवान मैं आपका हूँ, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, यही चीज़ है इसमें। मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना गॉड के ऊपर। ठीक है, यही है इसमें कि चैंटिंग करो, भगवान का ध्यान करो। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्रीफाइस द ईगो। मतलब ये है कि आप अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करो अपने टेंशन और कम करने के लिए और अपनी हैप्पीनेस के लिए। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई भी फैमिली उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, 2 पर्सन्स के बीच में, लेकिन अगर वो चीज़ उनके ईगो पे आ रही होगी तो वो झगड़ा बढ़ता जाएगा और वो अपने कोई प्रीशियस इंसान को खो सकते हैं उस झगड़े के वजह से, क्योंकि वो आपके ईगो पे आ रहा होगा। लेकिन अगर वो सामने वाला इंसान आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में रहे, वो आपके लिए प्रीशियस है, तो आप अपना ईगो साइड में रख के उनसे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करोगे कि क्या हुआ है।
ठीक है। तो अगर वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी तो आपका माइंड पीस हो जाएगा, ठीक है, आप हैप्पी हो जाओगे। तो वही चीज़ है इसमें कि ईगो को सेक्रीफाइस करो अपनी टेंशन कम करने के लिए, ठीक है। और जो सेक्रीफाइस नहीं करता है उनके टेंशन्स कभी सॉल्व नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब अपने लाइफ को रूल्स रेगुलेशन से जियो। बिल्कुल आपका जो गोल आपने बनाया हुआ है उसको अचीव करने के लिए उतने ही रोड मैप्स बनाओ और उन्हीं रोड मैप्स को फॉलो करो, ठीक है। बाकी सेल्फ डिसिप्लिन से आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है सेल्फ डिसिप्लिन और उस पर क्या क्या फॉलो करना चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट इज रीडिंग मतलब भगवान का मंत्र चैंट करो कंटिन्यूसली, प्रेयर करो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो, ये चीज़ें रीडिंग में। और बाकी आप पढ़ सकते हैं, आपको रीडिंग का मतलब भी पता है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज कंटेंटमेंट मीन्स संतोष है, मतलब जो आपके पास आप उस चीज़ में सेटिस्फाइड रहो, खुश रहो। ऐसा नहीं कि मेरे पास जो है वो तो ठीक है लेकिन किसी और के पास अगर है तो वो ज़्यादा है, उसके पास ये कैसे ज़्यादा है तो मुझे भी वैसा चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपके पास जो है उसमें खुश रहो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं नॉलेज ऑफ एंशिएंट योगा टेक्स्ट। वैसे तो योग की नॉलेज बहुत सारी बुक्स में हमें दी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ मेजर हमें 4 बुक्स दी हुई है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले दी हुई है भगवद गीता, देन है पतंजलि योगा सूत्रा, देन दी रामायण, देन नरद भकी सूत्रा, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे फटाफट। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता पे। श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत एपिक ग्रेट स्टोरी है, हम सब जानते हैं, हमारे बड़े बूढ़े जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने उसे पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने लॉकडाउन में टीवी में बहुत अच्छे से उसे देखा भी कि महाभारत होती क्या है। ये जो पूरा महाभारत है ये कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच का कॉन्वर्सेशन है। वो जो उनका कॉन्वर्सेशन है वो सबसे बड़ी पोएम कही गई है, ठीक है। ये सबसे पहले संस्कृत में लिखी गई थी। ये मैं आपको पूरा बहुत बड़ा है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, वैसे आप सबको पता है बट एक नॉलेज के लिए मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। ये पूरा जो महाभारत युद्ध हुआ था वो एक राजगद्दी के लिए हुआ था, पांडव्स एंड कौरव्स के बीच में, क्योंकि जो कौरव के फादर थे वो ब्लाइंड थे, तो राजगद्दी उनके छोटे भाई पांडु को मिली थी, ठीक है। अब पांडु के बाद राजगद्दी किसे दी जाए, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में था कि कौरव ले वो राजगद्दी या फिर पांडव ले। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, चौसर का खेल हुआ, पांडवों ने अपना राजपाट हारा, बहुत सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे पांडवों के नाम भी लिखे हैं, जो 5 पांडव थे हमारे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव, ठीक है। और जो युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल एंड सहदेव है, उन्होंने कंबाइंडली जॉइंटली शादी करी थी द्रौपदी जी से, ठीक है। जब ये सब फाइट हो रही थी राजगद्दी को लेकर तो बहुत सारे शांति प्रस्ताव गए थे, ठीक है, कौरवों के पास, बट उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं करा। एंड देन फिर लास्ट में युद्ध हुआ और उसमें युद्ध में कृष्ण जी की सारी सेना कौरवों की तरफ थी और कृष्ण जी खुद अर्जुन जी के सारथी बने थे। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब अर्जुन जी डिप्रेस्ड हुए तब कृष्ण जी ने उन्हें दुनिया का सार बताया था, अपना विश्वरूप उन्हें डिफाइन किया था, दुनिया को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब उसमें उन्होंने बताया था, योगा को डिस्क्राइब किया था। हमें ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आपको लाइफ जीने का तरीका समझ आ जाएगा, सारे टेंशन से फ्री हो जाओगे अगर आपने भगवद गीता पढ़ ली, उसको अच्छे से समझ ली तो ये चीज़ है पर्टिकुलरली इस पूरे उसमें लिखा हुआ है, आप इन सबको पढ़ सकते हैं। मैं पूरा ओवरव्यू आपको दे चुकी हूँ, बाकी आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और हमारी जो भगवद गीता है वो 18 चैप्टर्स में डिवाइड हुई थी। 18 चैप्टर्स में पूरा एक एक हमें बताया गया है। आप ये 18 चैप्टर्स के नाम पढ़ लेना, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस तो बन ही सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो और भी क्वेश्चन इससे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुत सारे चैप्टर्स के नाम, जैसे 3rd चैप्टर का भी अपन देखते हैं, कर्म योगा, द योगा ऑफ एक्शन। तो ये 18 चैप्टर्स आप अच्छे से याद करके रखिएगा, ठीक है। नाउ वील कम टू पतंजलि योगा सूत्रास। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि जब हम योगा वर्ड हमारे माइंड में जब हम आता है और हमें सुनते तो हमें सबसे पहले किसी पर्टिकुलर पोज आती है या फिर किसी चीज़ का आता है कि चलो ये होता है, ये हमें इस चीज़ से बचाता है, तो वो चीज़ सही है। योगा में स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम में आता है पर्टिकुलरली, और बाकी बहुत सारी डिसीज़ जिनसे क्योर करने में हमें योगा हेल्प करता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो गई तो योगा हमें हेल्प करता है। बट ये जो योगा है ना, जो हम पॉज देखते हैं या फिर प्राणायाम में होगा, वो सब हठ योगा का पार्ट है, ठीक है। वो एक हठ योगा है, हठ योगा में ये सब आते हैं, ठीक है। बाकी पतंजलि योगा सूत्रा में हमें पर्टिकुलरली 8 लिम्स ऑफ योगा के बारे में डिफाइन करा गया है कि हम पर्टिकुलर एक हाई लेवल जो है उस योगी का, उसे अचीव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
ये उस चीज़ के बारे में हमें इजीली बताया गया है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, द एबिलिटी टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, ठीक है। ट्रू मीनिंग ऑफ योगा इसमें ये बोला हुआ है कि अपने एबिलिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, जो फ्लक्चुएशन होता है आपका माइंड का, उससे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो पर्टिकुलर चीज़ लिखी हुई है। और फिर ये थर्ड पैरा में ये लिखा हुआ है, जो प्राणायाम और जो पोस्टर्स हम लोग करते हैं वो हठ योगा का पार्ट है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं ओवरव्यूज़ ऑफ योगा सूत्रा, ठीक है। तो ये जो योगा सूत्रा है वो 195 सूत्रास में है, और वो इतने ईजीएस्ट वे में लिखा गया है कि अगर कोई उसे पढ़े तो वो इजीली हमें मेमोराइज हो सकता है, ठीक है। और हमें वैसे तो योगा का बहुत सारे एंशिएंट बुक से पता चल चुका है, जैसे भगवद गीता हो गई, रामायण हो गई, बहुत सारे उपन्यास लिखे है, उसमें भी पता चल चुका है, और बहुत सारे वेदास हैं हमारे, उसमें भी है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। अब और हाँ, ये जो योगा के सूत्रा से वो 4 चैप्टर्स यानी 4 पद में डिवाइडेड है, समाधि पद, साधना पद, विभूति पद एंड कैवल्य पद, ठीक है। तो ये 4 पद हैं, आपको ये याद रखना है, ये आपको 1-2 क्वेश्चन इस पे आएंगे, ठीक है। तो समाधि पद जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें बताया गया है कि योगा क्या होता है, योगा का पर्पस क्या है, योगा के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, समाधि पद में, ठीक है। और उसके बाद साधना पद में है कि हम योगा का जो गोल है कि हम योगी का जो हाईएस्ट पॉइंट है मेडिटेशन या फिर अपने आप को गॉड को समर्पित कर देना, वो जो है हम उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है विभूति पद। विभूति पद में ये है कि अगर हमने कुछ पर्टिकुलर चीज़ पे गोल है, हम हमारी पावर को कैसे कंट्रोल में करें, ठीक है, हम हमारे सुपर नेचुरल पावर से उन पर फोकस कैसे करें, ठीक है। देखो, सुपर नेचुरल पावर्स हैं, हम उन्हें कैसे अटेंड कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारा माइंड बहुत ज़्यादा चलता है तो हम उस चीज़ को, हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारे माइंड को कंट्रोल में ला सकते हैं ताकि हमारा ओवरथिंक भी बंद हो जाए, ठीक है। कैवल्य पदा में ये है कि हमारी जो मेंटल डिज़ायर्स हैं या फिर जो हमारे है कि हमें कोई पर्टिकुलर गोल है, तो वो चीज़ पहले हमारा पूरा डिस्कस्ड होना चाहिए कि हमें क्या करना है, उस चीज़ को पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पूरी स्टेप वो चीज़ उसमें लिखी हुई है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं द योगा सूत्रस ऑफ पतंजलि ऑल्सो समटाइम्स रिफर्स टू एज राज योगा और रॉयल योगा। तो हमारा जो पतंजलि योगा सूत्र है उसे हम राज योगा भी बोला जाता है, रॉयल योगा भी बोला जाता है। और जो योगा सूत्र है चैप्टर और इन सेकेंड सूत्रा ऑफ चैप्टर फर्स्ट पतंजलि को बोला गया है योगा चित्त वृत्ति निरोध संस्कृत में। योगा चित्त वृत्ति निरोध मतलब योगा जो हमारे दिमाग से रिलेटेड जो चीज़ें हमें होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उन सब चीज़ों से हमें बचाता है। योगा चित्रवृत्ति निरोधा मतलब यही हो गया। और ये जो वित्तीस है ना, वित्तीस मतलब जो टेंशन है हमारी लाइफ में, उससे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली ये कि योगा हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम से सेव करता है। अब हम आ जाते हैं अष्टांग योगा, जो हमें योगा पतंजलि योगा सूत्रास से मिला है, ठीक है। तो अष्टांग योगा का मैं आपको एक इजी वे में रिमेंबर करना मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जिस वे में मैंने याद करा था अपने स्कूल टाइम में, तो उस वे में मैं आपको बताऊंगी तो आपको भी इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यामा। यामा मीन्स होता है कि आप जो सोशल लेवल पे सबके साथ अच्छे से रहो, नॉन वायलेंस में रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सच बोलना है, ब्रह्मचार्य रहना है, ये जो मीनिंग हमने ऊपर पढ़े थे वही सब है कि आप सोशल लेवल पे सबसे पहले अच्छे से रहो। यामा मीन्स सोशल लेवल पे सबके साथ अच्छे से रहना। नियामा फिर आता है खुद के साथ डिसिप्लिन में रहना, खुद हमेशा डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को करना है, रूल्स रेगुलेशन से रहना है, तपस स्वाध्याय हो गया, संतोष हो गया, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था वही चीज़ नियामा में आ गई, खुद से रिलेटेड सेल्फ डिसिप्लिन, कंटेंटमेंट, वही चीज़ इसमें आ गई नियामा में, ठीक है। फिर आता है आसना। आपने अपने सोशल लाइफ में कंट्रोल पा लिया, फिर खुद पे कंट्रोल पा लिया, फिर आप आसनास परफॉर्म करना चालू करिए। तो आसनास हमारे कंफर्टेबल पोस्चर्स हो गए जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर आता है प्राणायामा। प्राणायामा इज़ अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है, अपने कंट्रोल करना ब्रीथ को, ठीक है, ये चीज़ आ गई प्राणायामा में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्याहार, मतलब जो अब हम प्राणायाम करना चालू करें, मेडिटेशन करना चालू करें, तो उसके बाद अपने सेंस को कंट्रोल में लाना, अपना दिमाग जो बहुत ज़्यादा चलता है उसको कंट्रोल में लाना,
उसे हम बोलेंगे सेंस विड्रॉल, मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल में लाना अपने हाथ में। सेंस विड्रॉल हो गया, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है कि अपने सेंस को कैसे कंट्रोल में लाते हैं अपन, ठीक है। फिर आता है धरना। धरना मीन्स अपने सेंसेस को कंट्रोल में लाना और उसके बाद अब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना, ठीक है। मेडिटेशन में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। ध्यान। इसके बाद ये होता है कि जो हमारा दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती है वो उल्टी सीधी चलना बंद हो जाती हैं और हम जो पर्टिकुलर एक उस पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग की उल्टी सीधी चीज़ें जो चल रही होती है XYZ सब बंद हो जाती है, ठीक है। हम उस स्टेट में आ जाते हैं कि हमारा माइंड बिल्कुल काम हो गया, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि जब वो फ्लो ऑफ माइंड जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, जो उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहती है, जो वो स्टॉप हो जाती है, वो पर्टिकुलर प्लेस पे जो योगी है वो मेडिटेशन की स्टेट पे चला जाता है। बोला जाता है ना, मेडिटेशन करो तो दिमाग में उल्टे सीधे थॉट नहीं होने चाहिए, आपका बॉडी बिल्कुल काम हो जाए, आपका माइंड बिल्कुल काम हो जाए, तो वो चीज़ इसमें लिखी हुई है, ठीक है। फिर आता है समाधि, ठीक है। तो समाधि मीन्स अपने आप को भगवान को सौंप देना, ठीक है। सरेंडर टू गॉड, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। ईजीएस्ट डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे 12th में तो ये लिखी हुई है कि सरेंडर कर देना अपने आप को गॉड को, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो योगा ऑफ हेल्थ प्रमोशन ये है कि हम इन सब के बारे में जो अब 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बाद वो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर यूनिट ऑब्जेक्टिव्स ये 3rd चैप्टर के दिए हुए, ठीक है। ओके, तो अब हम आ गए हैं ह्यूमन बॉडी में। हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और वो बहुत सारे सिस्टम्स में डिवाइडेड है, जैसे स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एक्सेट्रा। यहाँ पे 11 है, हम इन 11 के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं स्केलेटल सिस्टम में। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम टोटल 206 इंडिविजुअल बोन से बनी हुई है। इनके 2 मेजर डिविजन्स है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। हमारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है वो 80 बोन से बना हुआ है और हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है वो 126 बोन से बना हुआ है। हमारा जो हाथ पैर वाला पोर्शन हो गया वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आएगा। एंड जो हमारा हेड से लेके जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स हो गए लेग्स को छोड़ के, ठीक है, लेग्स एंड हैंड्स को छोड़ के वो हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आएंगे। जो हमारे हाथ पैर है वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आएंगे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, डायग्राम में आप देख भी सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे स्कल पे। हमारा जो स्कल है वो 22 इंडिविजुअल बोन से बना हुआ है। 22 बोन्स है हमारी, ठीक है। स्कल में जो हमारा स्कल है उसमें जो हमारी मैंडिबल है वो ओनली मूवेबल बोन है। मैंडिबल क्या हो गई, हमारी जो जॉ लाइन, जो आजकल सब बोलते हैं हमारे को जॉ लाइन चाहिए, तो वो जॉ लाइन जो उसे मैंडिबल बोला जाता है वो ओनली मूवेबल बोन है हमारे स्कल वाले पोर्शन में, ठीक है। बच्चों में ये जो मैंडिबल, ये जो हमारा स्कल है इसमें 21 जो बोन्स है वो थोड़ा जॉइंटेड नहीं रहती, थोड़ा सेपरेटेड रहती, ताकि उनका ब्रेन अच्छे से ग्रो कर सके। और जब वो ग्रो कर जाता है उसके बाद वही जो आपकी बोन्स है वो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है, आपके ब्रेन को सपोर्ट देती है वो, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सुपर पोरियन है, वो जो हमारा हेयर वाला पोर्शन आता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। और उसके अलावा ये जो हमारी आईज नोज़ माउथ वाला जो पोर्शन हो गया, जहाँ पे हमारे आईज नोज़ माउथ ये सब होते हैं, उसे फेशियल्स बोन बोला जाता है, ठीक है। तो ये इतना पार्ट है हमारे स्कल वाले इसमें। फिर अब हम आते हैं हायोइड एंड ऑडिटरी ऑसिकल्स पे। तो इस हायोइड जो है हमारा वो एक यू शेप बोन है जो मैंडिबल के आसपास होता है, ठीक है। ये ओनली बोन है हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम में जिसका कोई जॉइंट नहीं है, ठीक है। ये किसी जॉइंट फॉर्म नहीं करती किसी के साथ, ठीक है। इसे हम फ्लोटिंग बोन भी बोलते हैं इसी वजह से, ठीक है। और ये जो हमारा हायोइड है इसका फंक्शन होता है हमारे मुंह को बंद चालू करना है। जब हम खाते हैं या फिर हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह को जब हम खोलने में हेल्प करता है, ठीक है, माउथ को, ठीक है। और जो हायोइड है इसका बोनी कनेक्शन है हमारा टर्न के मसल्स के साथ, ठीक है। और ये जो हमारा ऑडिटरी बोन है, ठीक है, इसका ये है कि ये जो है ये हमारे कानों में मिलती है, ठीक है, जो जिसे हम ऑडिटरी ऑसिकल्स में, हमारे कानों में ये होता है मैलिस, इनकस एंड स्टेपस। स्टेपस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैलिस एंड इनकस से, क्योंकि स्टेपस हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, ठीक है। और बाकी ये मैलिस इनकस भी छोटी होती है, लेकिन इनसे भी सबसे ज़्यादा छोटी स्टेपस है। और ये जो मैलिस इनकस एंड स्टेपस है ये हमारा ऑडियो ट्रांसमिट और एम्पलीफाई करने में मदद करता है, ठीक है।
ओके, तो वर्टिब्रेस जो हैं इसमें, अब हम वर्टिब्रेस पे आ गए, तो इसमें जो 26 वर्टिब्रेस हैं वो मिलके बनाते हैं वर्टिब्रेस कॉलम्स हमारी ह्यूमन बॉडी में, यानी हमारी बैकबोन हो गई, ठीक है। इसमें जो वर्टिब्रेस कॉलम है उसके पर्टिकुलर वर्टिब्रेस भी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे सर्वाइकल हो गया जो हमारे नेक वाले एरिया पे आएगा, थॉरिक जो हमारा चेस्ट वाला एरिया हो गया, लंबर मतलब हमारा लोअर बैक हो गया, सैक्रम हो गया, ठीक है, हमारी टेल बोन हो गई। तो ये हमारे, और ये जो 7 लिखा हुआ है मतलब सर्वाइकल में हमारे 7 वर्टिब्रेस इन्वॉल्व हैं, चेस्ट वाले उसमें 12 वर्टिब्रेस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना। इसके अलावा हमारा, अब मैं ये डायग्राम में भी मैं आपको बता दूंगी वैसे तो। इसके अलावा हमारे पास एक्सेप्शन है सैक्रम और टेल बोन का, ठीक है। तो जो हमारी टेल बोन और हमारी सैक्रम है, ठीक है, उनको छोड़ के हमारे बाकी जितने भी पोर्शंस हैं उनका रीजन उनके नाम से ही स्टार्ट होता है। जैसे सर्वाइकल है तो सर्वाइकल रीजन, थॉरिक है तो थॉरिक रीजन, थॉरिक बोन वाला थॉरिक रीजन कहलाएगा। लंबार रीजन बोन वाला जो एरिया उसको लंबार रीजन ही बोलेंगे, ठीक है। केवल सैक्रम और हमारा जो टेल बोन है उसको छोड़ के, ठीक है। अब इसमें वैसे तो आप खुद से समझ सकते हो, जो हमारा बैकबोन है उसमें ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम सर्वाइकल बोलेंगे। उसके नीचे आता है हमारा चेस्ट, उसके नीचे आता है हमारा लोअर बैक, ठीक है। फिर उसके नीचे आता है हमारा टेल वाला बोन, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं रिब्स एंड स्टर्नम्स में। तो इन रिब्स और स्टर्नम्स में पहले आपको बता दूँ, स्टर्नम जो है वो हमारी ब्रेस्ट बोन है। ये जो आप ये देख रहे हैं इस इमेज में, ये जो पर्टिकुलर जो आप टाई जैसा पोर्शन देख रहे हैं उससे हम स्टर्नम बोलेंगे, वो हमारी मिड लाइन में है, ठीक है, वो है स्टर्नम, ठीक है। ये जो स्टर्नम है वहाँ पर ही आप देखेंगे कि जो स्टर्नम से जो हमारे कुछ जो जा रहे हैं रिब्स, उन्हें हम कोस्टल कार्टिलेज बोलेंगे, पूरी नहीं बट जो पर्टिकुलर पोर्शन है जिनसे वो जो हमारे रिब्स निकल रहे हैं उसे हम कोस्टल कार्टिलेज भी बोलेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारी रिब्स की टोटल 12 पेयर्स हैं, मतलब टोटल 24 रिब्स हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे फर्स्ट 7 हैं रिब्स उन्हें हम ट्रू रिब्स बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे, जब हम ऐसे उल्टा करके देखेंगे हमारे रिब केज को, तो वो पीछे हमारे बैकबोन से भी जॉइंट हो रहे हैं, मतलब वर्टिब्रे से भी जॉइंट हो रहे हैं। तो ये जो हमारे स्टर्नम है उससे जो हमारा रिब निकल रहा है वो पीछे वर्टिब्रे से भी जुड़ रहा है, ठीक है, जो स्टार्टिंग के 4 हैं, इसलिए हमें उन्हें ट्रू रिब बोलना है, वो हमारे ट्रू रिब्स हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारे 8, 9 और 10 हैं उन्हें हम ट्रू रिब इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पहले 7 से कनेक्ट हो रहे हैं। जो हमारे 8, 9, 10 जब आप काउंट करेंगे तो वो 7 से कनेक्ट हो रहे हैं और फिर वो 7th हमारा स्टर्नम से कनेक्ट हो रहा है। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके भी बताती हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6th है, लेकिन हमारा 7th हमें ये बीच वाले काउंट करेंगे। ये वाली जो जा रही है ना, ये वाली, इसको हम काउंट करेंगे 7th, और उसके बीच में जो 3 हैं वो हमारी है 8, 9, 10, उसे हम फॉल्स रिब्स बोलेंगे क्योंकि वो हमारा सपोर्ट ले रही हैं, 7th का सपोर्ट ले रही हैं और फिर उससे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा स्टर्नम, और ये जो हमारा है कोस्टल कार्टिलेज, ये जितना मैंने मार्क करा है वही हमारा कोस्टल कार्टिलेज है। और इस जो टाई वाला ये वाला जो पोर्शन है इसको हम स्टर्नम बोलेंगे, ठीक है। और हमारी जो 11th और 12th वाली है ये वाली, ये फॉल्स रिब्स है, बट हम इसे फ्लोट रिब्स भी बोला जाता है। फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे बैकबोन, हमारे वर्टिब्रे से तो कनेक्टेड है लेकिन वो हमारे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम 11th और 12th को फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं और उसके साथ फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही पर्टिकुलर पोर्शन है हमारा रिब्स एंड स्टर्नम्स में, जो मैंने आपको बता दिया एक ओवरव्यू कि फॉल्स रिब्स क्या होती हैं, ट्रू रिब्स क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स किससे कहा जाता है, तो वो चीज़ मैंने बता दी है। अब हम आते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल्स एंड अपर लिम्स पे, ठीक है। ओके, तो हमारा जो पेक्टोरियल ग्रिडल है वो हम हाथ जो हैं हमारे
उन्हें जॉइन करने में मदद करती है हमारा जो चेस्ट वाला पोर्शन है उससे, ठीक है। हमारा एक्सेल जो पोर्शन है, एक्सेल स्केलेटल का जो पोर्शन है, उससे जो हमारे हाथ जॉइंट होते हैं वो पेक्टोरियल ग्रिडल की वजह से होते हैं, ठीक है। मैं आपको उसमें ड्रॉ करके बहुत इजीली बता देती हूँ कि किसको क्या बोला जाता है, तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है हाथ की वाली जो वो होती है, इसे हम ह्यूमरस बोलते हैं। जो हमारे जो यहाँ पर जो कंधे हैं, जो हमारा वहाँ पे एक सॉकेट बॉल टाइप जॉइंट से हमारे हाथों को कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा हाथ है इसमें दो पोर्शंस हैं। इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम रेडियस बोला जाता है, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे हम उल्ना बोलते हैं। सब इसमें देख सकते हैं, दो है, तो ऊपर वाला रेडियस है और नीचे वाला उल्ना है, ठीक है। और इसमें हमारा क्लेविकल क्या हो गया, जो हमारी नेक बोन होती है, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, सारी लड़कियां उस चीज़ के पास पीछे पागल है, हमारी नेक बोन होनी चाहिए ये, तो क्लेविकल उसे कहा जाता है। और ये जो आप यहाँ पर ये जो एक छोटा सा पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला जिस पर मैंने कलर करा है, उससे बोला जाता है स्कैप्यूला। मतलब आप जब ऐसे पीछे हाथ करते हो तो हमारा एक ट्रेंगुलर पोर्शन जो आप फील करते हैं, वो ट्रेंगुलर पोर्शन है हमारा स्कैप्यूला, ठीक है। और जो हमारी हाथ के जो रिस्ट बोन है, इसे हम कार्पेल्स बोलते हैं, ठीक है। कार्पेल्स, ये चीज़ याद रखना, रिस्ट बोन को कार्पेल्स बोला जाता है। और ये जो हमारी कार्पेल्स हैं, ये 8 स्मॉल बोन से बनी होती है, जो हमारे हाथ को फ्लेक्सिबिलिटी देती है मूव करने के लिए, ठीक है। और ये जो हमारे कार्पेल्स है वो मेटाकार्पेल से कनेक्टेड होते हैं, जो कि हमारा हैंड के जो बोन है, जो हमारे फिंगर से उसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे हर एक फिंगर जो है वो 3 फेलेंक्स से बना होता है, ठीक है, एक्सेप्ट थम। हमारे थम के पास 2 फेलेंक्स होते हैं। जब आप हमारा हाथ देखेंगे तो हमारे थम के पास 2 फेलेंक्स ही होंगे, और बाकी जो हमारे फिंगर्स है वहाँ पे उनको 3 फेलेंक्स हैं, ठीक है। तो इतना ही है हमारा पेक्टोरल ग्रिडल्स एंड अपर लिम्स में। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम आ गए पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स में। तो हमारा जो पेल्विक ग्रिडल है, जैसे हमने बोला, वो हमारे जो पैरों के जॉइंट्स हैं, जो हमारे पैर हमारी बॉडी से जॉइंटेड है, उसमें जॉइंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा पेल्विक ग्रिडल है, ये तो हमें पता चल गया कि हमारे जो पैर है उन्हें हमारी बॉडी से कनेक्टेड रखता है। तो इसमें जो हमारा थाई वाला पोर्शन है, फेम्योर, ठीक है, वो सबसे लार्जेस्ट बोन है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है, ठीक है। और वो हमारे जो हिप्स वाला पोर्शन है उसके साथ एक सॉकेट जॉइंट बनाता है। और जो हमारा नीचे वाला बोन है, जिसे हम इबला बोलते हैं, इबला एंड फेब्यूला, जो हमारे नीचे वाले पोर्शन से, उसमें भी 2 होते हैं। आगे वाला इबला होता है और जो सेकेंड होता है उसे हम फेब्यूला बोलते हैं, ठीक है। तो उनके साथ एक सॉकेट टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम पटेला बोलते हैं या फिर हम नी कैप बोलते हैं। तो वो जो नी कैप वाला जो है एरिया, वो भी एक सॉकेट जॉइंट है, और जो हमारा हिप्स के साथ जो बना हुआ है वो भी एक सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। तो वो 2 पोर्शन से हमारा जो जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनता है हमारा पैर। और जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, इबला एंड फेब्यूला, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट उठाते हैं, ठीक है। हमारा ये वाला जो पोर्शन है पैर का, इबला एंड फेब्यूला वाला, वो हमारा बॉडी वेट उठाता है, ठीक है। ये जो हमारा एंकल वाला पोर्शन है ना, उसे कहते हैं हम टार्सल। जैसे हमारा जो हाथ वाला रिस्ट वाला पोर्शन था उसे हम कार्पेल्स बोलते थे, ठीक है। वैसे ही हमारा पैर का जो एंकल वाला पोर्शन है उसे हम टार्सल्स बोलेंगे, और वो जिससे कनेक्टेड है उसे मेटाटार्सल्स बोला जाएगा, ठीक है। और वही सेम चीज़ है नीचे भी लिखी हुई है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। ओके, तो ये जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये कंसिस्ट है हमारा हार्ट, इसमें आता है हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स, अप्रोक्सीमेटली जो 5 लीटर ब्लड है जो एक बार में एक पंप में जो हमारा हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है, वो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़फुल है हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट का है ही, ठीक है। और हमने ये तो बता ही दिया कि ये 5 लीटर ब्लड एक बार में करता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक पंप में इजीली, ठीक है। और ये
सबसे ज़्यादा जो इसका हार्डेस्ट वर्किंग ऑर्गन है वो है हार्ट, ठीक है। हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हार्डेस्ट वर्किंग ऑर्गन ही हार्ट है, ठीक है। तो हम फटाफट हार्ट पे का पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हार्ट जो है वो हमारे बॉडी के मीडियन में आता है, बीच में आता है, ठीक है। मीडियन लाइन में है, थोरिक रीजन में बिलोंग करता है, ठीक है। और जो बॉटम है, उस बॉटम है हार्ट का, आईपी बॉटम है हार्ट का, उसको अपन बोलते हैं एपिक्स। द बॉटम आईपी ऑफ द हार्ट इज नोन एज इट्स एपिक्स, तो अपन उसको एपिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा हार्ट है वो लेफ़्ट की साइड ज़्यादा होता है कंपेयर टू राइट की साइड। इसमें लिखा हुआ है लेफ़्ट 2/3 रेशियो ज़्यादा है कंपेयर टू राइट। राइट में 1/3 ही है, इसलिए बोला जाता है कि लेफ़्ट की तरफ होता है हमारा हार्ट, क्योंकि उसका रेशियो 2/3 तरफ ज़्यादा होता है लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। और जो हमारा हार्ट का टॉप है, ठीक है, उसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ था टॉप ऑफ द हार्ट नोन एज द हार्ट स्पेस। जो हार्ट का टॉप है उसको अपन हार्ट स्पेस बोलते हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है, जैसे अरोटा, वेना कावा, पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू प्राइमरी सर्कुलेटरी ओके देयर आर टू प्राइमरी सर्कुलेटरी लूप्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 प्राइमरी सर्कुलेटरी लूप्स है। फर्स्ट है द पल्मोनरी सर्कुलेशन लूप एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन लूप, ठीक है। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो अब हम आते हैं इन दोनों लूप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। तो ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड से हमारे लंग्स की तरफ, ठीक है। और जहाँ पे ब्लड जो है हमारा वो ऑक्सीजन पिक करता है। देखो इस पर लिखा हुआ है द ब्लड पिक अप ऑक्सीजन रिटर्न टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। मतलब ये है कि जो ब्लड है वो हमारा वहाँ पर ऑक्सीजन पिक करता है एंड फिर रिटर्न होता है लेफ़्ट साइड पे हमारी हार्ट की, ठीक है। तो लिखा हुआ जो पंपिंग चैम्बर से जो हमारे हार्ट के जो सपोर्ट करते पल्मोनरी सर्कुलेशन लूप को वो है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। वैसे तो आप सब ने 10th में भी हार्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, तो मैं अपन इसको इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी कि कौन सा लूप है, कौन सा क्या है, ठीक है। तो वो आपको ईजी रहेगा। अब हम आते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। मतलब जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन लूप है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से, लेफ्ट साइड से, और फिर वो उन तक पहुंचाता है हमारे टिश्यूज़ तक, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन removes waste from the body tissues and returns deoxygenated blood to the right side of the heart। और तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन लूप जो है वो वेस्ट जो है वो रिमूव करता है हमारे टिश्यूज से और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है राइट साइड पे, ठीक है, हार्ट के। द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट आर पंपिंग चैम्बर्स फॉर द सिस्टमिक सर्कुलेशन लूप। तो जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारा पंपिंग चैम्बर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन लूप को, ठीक है। आते हैं ब्लड वेसल्स पे। तो ब्लड वेसल्स में लिखा हुआ है ब्लड वेसल्स आर द बॉडी हाईवेज दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो क्विकली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम द हार्ट टू एवरी रीजन ऑफ द बॉडी एंड गेट बैक। जो हमारी वैसे वेज है जो अलाउ करती है ना ब्लड को फ्लो होने के लिए एफिशिएंटली, ठीक है। और जो हमारे ब्लड को हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है और वापस भी लेके आता है हमारे। द साइज ऑफ ब्लड वेसल्स करस्पॉन्ड्स विद द अमाउंट ऑफ ब्लड पासिस थ्रू द वेसल्स। और जो हमारा ब्लड वेसल्स का साइज़ है वो हमारे ब्लड के अमाउंट जो पास हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ऑल द ब्लड वेसल्स कंटेंट्स अ होलो एरिया कॉल्ड ल्यूमेन थ्रू विच ब्लड इज एबल टू फ्लो। और जो हमारा ब्लड जिस एरिया होलो एरिया से फ्लो हो रहा है, जैसे अपन कोई सा पाइप देखते हैं तो पाइप में जो होलो एरिया है उससे ही पानी जाता है, तो वो जो वैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स ऐसे पाइप टाइप की होती है, उसमें जो होलो एरिया है उसे हम लूमेन बोलते हैं, जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और जो हमारी वॉल्स है लूमेन की वो डिपेंड करती है, ठीक है। अगर कैपिलरीज है तो वो थिन होगी और अगर हमारी आर्टरीज है तो वो थिक होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आ सकती है, तो ये चीज़ थोड़ा अच्छे से करके जाना। अब हम आते हैं मस्कुलर सिस्टम पर, ठीक है। अ मस्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अटैच टू द बोन ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर अबाउट 700 नी मसल्स दैट मेक अप रफली हाफ पर्सन बॉडी वेट। तो जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो हमारे बॉडी के हर एक मूवमेंट
पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो ये हमारा मसल सिस्टम है, वो हमारा जो वेट है, हाफ ऑफ द वेट हमारा इन मसल्स की वजह से ही है, ठीक है। ये हमारे जो मसल्स हैं वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके साथ लग के हमारा स्केलेटल मसल टिश्यू बनाते हैं, ब्लड वेसल्स बनाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है टेंडन्स है, नर्व्स है, ठीक है। मसल टिश्यूज इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड द हार्ट, ठीक है। जो हमारा हार्ट है उसके अंदर भी हम मसल टिश्यू देखते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन में भी देखते हैं और हमारे ब्लड वेसल्स में भी देखते हैं, ठीक है। तो मसल्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वाइसरल, कार्डियक एंड स्केलेटल, ठीक है। तब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो वाइसरल मसल के बारे में हम पढ़ते हैं। वाइसरल मसल्स फाउंड इनसाइड द ऑर्गन लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो वाइसरल मसल्स हमें स्टमक, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। वो सबसे वीकेस्ट मसल टिश्यू है, ठीक है। ये वाइसरल मसल जो है वो हमें अलाउ करता है हमारे फ्लो करने के लिए चीज़ें, जैसे फूड हो गया, फिर ब्लड फ्लो होता है, तो वो हमें अलाउ करता है उसके अंदर से फ्लो करने के लिए, ठीक है। हमारा जो ये वाला मसल है, वाइसरल मसल, ये कंट्रोल होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, इसलिए हम इससे इनवॉल्यूमेंट्री मसल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो जो हमारा वाइसरल मसल है उसे हम स्मूथ मसल भी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत स्मूथ अपीयरेंस देता है जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसे देखते हैं, तो ठीक है। तो अब हम आते हैं कार्डियक मसल पे, ठीक है। ओके, तो हम कार्डियक मसल के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्डियक मसल जो है वो हार्ट के अंदर फाउंड होता है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड की पंपिंग के लिए पूरी बॉडी में, ठीक है। और ये जो है ये कॉन्शियस माइंड से हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है, ठीक है। इसको हम इनवॉल्यूमेंट्री मसल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे हॉर्मोन्स और सिग्नल्स है ब्रेन के, जो हमारा ब्रेन देता है, उससे हमारा रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो एडजस्ट होते हैं, ठीक है। जो हमारा नेचुरल पेस मेकर है हार्ट का, ठीक है, वो बनता है कार्डियक मसल टिश्यू का, ठीक है। और जो उसका सेल्फ सिमुलेशन है, उस वजह से हम कार्डियक मसल कंसिडरेट करते हैं एज ऑटो रिदमिक और इंट्रेंसिकली कंट्रोल्ड, ठीक है। एंड इसमें जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं हमारे कार्डियक मसल को, तो हमें लाइट एंड डार्क जो है स्ट्रिप्स दिखती हैं। वो इसलिए दिखती हैं प्रोटीन फाइबर की वजह से, उसके अंदर जो अरेंजमेंट है प्रोटीन फाइबर्स का सेल्स में, ठीक है, वो ये लाइट एंड डार्क बैंड्स बनाते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको ये दिखते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स टाइप, ठीक है। ओके, तो जो हमारा कार्डियक मसल है वो एक थिक मिडिल लेयर फॉर्म करता है बिटवीन अवर आउटर लेयर ऑफ द वॉल, ठीक है। हमारा आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में एक मिडिल लेयर जो होती है थिन, वो हमारी कार्डियक मसल फाउंड करता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे अगले पैरा में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेल ऑफ कार्डियक मसल आर ब्रांच एक्स एंड वाई शेप टाइटली कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। तो जो हमारा, अब जब कार्डियक मसल को देखोगे तो वहाँ पे एक्स और वाई शेप्ड ब्रांचेस आपको दिखेंगी, ठीक है, जो टाइटली कनेक्टेड होती है बाय स्पेशल जंक्शन। वो कनेक्टेड किससे होती है, एक स्पेशल जंक्शन से, जिससे हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। एंड हमारी जो इंटरकैलेटेड डिस्क है वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन देती है दो नेबरिंग सेल्स के साथ मिलके, जो इंटरलॉक होती है, मतलब जो हमारी से इंटरलॉक और बहुत अच्छे से कनेक्टेड होती है, और वो हमें प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स सेल्स के बीच में, ठीक है। एंड जो हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर और जो हमारा इंटरकैलेटेड डिस्क है वो अलाउ करते हैं मसल को रेजिस्ट करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर एंड स्टेन ऑफ पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट अ लाइफ टाइम। मतलब ये जो है वो ब्लड प्रेशर रेजिस्ट करता है, और जो हमारा स्टेन है पंपिंग ब्लड का लाइफ टाइम के लिए, उसको भी देखता है, ठीक है। ओके, सो अब हम आते हैं स्केलेटल मसल्स पे, ठीक है। ठीक है, तो स्केलेटल जो मसल है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसा वॉल्यूमेंट्री मसल है जो कॉन्शियसली कनेक्टेड है ब्रेन से। हमारा ब्रेन कॉन्शियसली इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में जितने भी हम फिजिकल एक्शंस करते हैं वो सब इस पर्टिकुलर स्केलेटल मसल की वजह से ही कर पाते हैं, ठीक है।
जो हमारा स्केलेटल मसल है वो कंपेयर इसमें मतलब 30 to 40% हमारा बॉडी मास कंटेन करता है, ठीक है। और जो हमारा स्केलेटल मसल फाइबर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और हमारा जो स्केलेटल मसल है वो डिराइव होता है इस अपन बोल सकते हैं, ये एक फैक्ट है कि जो हमारा मसल है वो ऑलवेज कनेक्टेड होता है स्केलेटन से एटलीस्ट वन प्लेस पे, ठीक है। मतलब हमारा जो स्केलेटल मसल है वो पूरे समय हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो बोन्स हैं, उनसे कनेक्टेड रहता है अच्छे से। ओके, तो अब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो हमारे फूड को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। ये चीज़ तो हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हमारा फूड है वो एक लॉन्ग ट्यूब से बॉडी में पास होता है, वो उससे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, या फिर जीआई ट्रैक्ट बोल सकते हैं। आप जीआई ट्रैक्ट से याद रख सकते हैं, ठीक है। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है। ईसोफेगस हो गया, कैविटी हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और भी बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। तो हम फटाफट से आते हैं माउथ पे, ठीक है। तो हम जो चबाते हैं, माउथ हो गया, वहाँ पे ओरल कैविटी है जिससे हमारा पहला डाइजेस्टिव सिस्टम का जर्नी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं, टीथ, सलाइवा, टंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ लिखे। हमारा जो टीथ है वो फूड को चॉप करता है स्मॉल पीसेस में, और जो हमारा सलाइवा है वो उसको मॉइस्चराइज करता है, और जो हमारी टंग है वो हमारे फूड को इनसाइड डालती है, हमारे जो फूड है उसको हमारे अंदर भेजती है हमारी टंग, ठीक है। अब हम आते हैं टीथ पे, ठीक है। जो टीथ है वो 22 स्मॉल हार्ड ऑर्गन्स है, ठीक है, जो हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जो हमारे सारे टूथ एक बोन लाइन सब्सटेंस से बने, बोन लाइक सब्सटेंस से बने हुए हैं, उसे हम बोलते हैं डेनिन। और जो कवर्ड लेयर है उसके ऊपर, जो कवर्ड लेयर है उसे हम बोलते हैं इनामेल, ठीक है। ये जो हमारे दांत है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के। जो हमारे दांत हैं वो एक लिविंग ऑर्गन है जिससे बहुत सारे ब्लड वेसल्स नर्व्स कनेक्टेड है। और जो हमारा डेनिन है वो जो सॉफ्ट रीजन है उसे हम बोलते हैं पल्प, PULP, पल्प, ठीक है। और जो हमारा दांत है वो ऐसे डिज़ाइन होता है ताकि वो फूड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर सके। अब हम आते हैं टंग पे। सो यहाँ पे टंग जो है वो हमारे मुंह पे मीडियल में मिलती है हमें, ठीक है। जो सेवरल मसल्स से कवर्ड है, थिन बम्पी स्किन लाइक लेयर जो है उसका, उससे बनी हुई हमारी टंग। उसमें लिखा हुआ है जो हमारी टंग है वो बहुत सारे रफ जो हमारे पैपिलाई है, ठीक है, जो हमारे फूड को ग्रैब करते हैं, हमारे फूड को अंदर धकेलते हैं, चॉप्ड फूड को, ठीक है। जो हमारे टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं और हमारे माइंड को टेस्ट की इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें जब भी हम कुछ खाते हैं तो टेस्ट आता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को सिग्नल कंटिन्यूसली हमारे टेस्ट बर्ड्स भेजते होते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि जो टंग है हमें हमारे फूड को स्वॉलो करने में, गटकने में, अंदर भेजने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स पे। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो माउथ के आसपास 3 सेट्स में है, ठीक है। वो एक वाटरी हमें स्ट्रक्चर देता है जिसे हम सलाइवा बोलते हैं। वो वाटरी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे फूड को मॉइस्ट करता है, ठीक है, और हमें डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो नाउ अब हम आते हैं पायरेनेक्स पे। तो जो हमारा पायरेनेक्स या फिर जिसको हम थ्रोट बोलते हैं वो एक फनल टाइप शेप्ड ट्यूब होता है जो कनेक्टेड होता है हमारे माउथ के एंड से, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो हम बहुत सारा अमाउंट ऑफ फूड जो हम च्यू करते हैं उसको हमारे ईसोफेगस तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो फूड पाइप से हमारा खाना हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसमें आगे बढ़ सके, ठीक है। वो और जो हमारा पैरानेक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। तो अपन बोल सकते हैं पैरानेक्स जो है हमें 2 डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करता है। एक तो फूड के लिए, जो हमारा फूड है च्यूड उसको ईसोफेगस तक पहुंचाने के लिए ताकि हमारा फूड अगली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे पहुंच सके, और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो अब हम आते हैं ईसोफेगस पे। तो ईसोफेगस वैसे तो आप सबको पता है जो हमारा फूड पाइप है उसे हम ईसोफेगस ही बोलते हैं, ठीक है। तो ईसोफेगस का काम होता है पायरेनॉक्स से जो हमारा च्यूड फूड है उसको नेक्स्ट डाइजेस्टिव स्टेप तक पहुंचाना, ठीक है। और जो उसका मस्कुलर रिंग वाला जो लोअर वाला पार्ट होता है उसे हम लोअर ईसोफैगियल स्पेंचर और कार्डियक स्पेंचर, ठीक है।
तो अब हम आते हैं स्टमक पे। स्टमक के बारे में हम सब ने बचपन से पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम इसको फटाफट पढ़ के ख़त्म करते हैं। हम सबको स्टमक की पोजीशन पता ही है, तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि वो लेफ़्ट साइड पे एब्डोमिनल कैविटी के उधर पाया जाता है, ठीक है। फिर स्टमक का साइज़ बताया हुआ है कि हमारा स्टमक है वो हमारा फूड स्टोरेज टैंक की तरह यूज़ होता है, ताकि हमारा बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए हमारे लार्ज मील्स को प्रॉपरली, ठीक है। तो जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है, ठीक है, जिससे फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग 1 इंच का डायमीटर होता है उसका, ठीक है, और 10 फीट लॉन्ग होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी जीटी का पार्ट होता है, ठीक है, जीटी ट्रैक का। और ये हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो 10 फीट्स का है वो लेता है मोस्ट ऑफ द, मतलब क्योंकि 10 फीट्स का है तो वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ढेर सारे, जैसे कितना सारा फोल्ड है उसमें, और वो एक दूसरे के कैसे है, तो आप वो देख सकते हो, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो हमारे फोल्ड्स हैं डाइजेस्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और जो न्यूट्रिशंस है उनको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पर अराउंड 90% ऑफ द न्यूट्रिशंस है वो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है हमारे फूड में से डाइजेशन में, ठीक है। तो अब हम आते हैं लीवर एंड गैल ब्लैडर में, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे सबसे पहले तो शुरू के 2-3 लाइन में ये बताया हुआ है कि वो कहाँ लोकेटेड है, ये सब आपको पता है। जो हमारा लीवर है उसका वेट होता है अराउंड 3 पाउंड्स का, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जो, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है लीवर के, बट जो मेन फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ बाइल्स का और उसका सिक्रीशन करना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अब हम आते हैं ग्लैंड ब्लैडर पे। ग्लैंड पहले तो उसमें लिखा हुआ है कि वो पी शेप्ड होता है, और हमारे यहाँ पर लीवर के वहाँ पे हमें छोटा सा मिलता है गैल ब्लैडर, ठीक है। ओके, सो जो हमारा गैल ब्लैडर है वो हमारा जो एक्सेस्ड बाइल है उसको रिसाइकल करता है और स्टोर करता है हमारे बाइल्स को, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होती है उसको, तो दैट जो हमारा बाइल्स है वो वापस हम यूज़ कर सके डाइजेशन ऑफ फूड में, ठीक है। तो अब हम आते हैं पैनक्रियास में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पैनक्रियास का पोजीशन दिया हुआ है, वो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको वैसे तो बहुत अच्छे से पता है, और जो बायो वाले उनको और अच्छे से पता है, तो आपको ये इजी हो जाएगा। हमने पहले भी पैनक्रियास का पोजीशन पढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में भी। और उसका जो साइज़ है वो 6 इंच लंबा होता है, छोटा सा स्नेक टाइप है, वो एक हेड से कनेक्टेड है, उसकी एक टेल है, पॉइंटेड है लेफ्ट वॉल के उधर एब्डोमिनल कैविटी की, ठीक है। और उसका जो पैनक्रियास का काम है वो है सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीट द केमिकल डाइजेशन। तो जो हमारा पैनक्रियास का काम ये होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनको सिक्रीट करना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि हमारा जो केमिकली जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो 5 मीटर लॉन्ग है और 2.5 इंचेस उसका डायमीटर है, ठीक है। उसका लोकेशन हमको पता ही है, ठीक है, हमने ये डायग्राम में भी देखा था, आप भी देख सकते हैं। ये देखिए, देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो बाहर वाला एरिया है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। वैसे तो आपको ये चीज़ पता ही है, हम सब पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी बता दिया, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 90% ऑफ न्यूट्रिशन तो एक्सट्रैक्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कर लेते हैं, बट जो बच्चा कुछ 10% है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एक्सट्रैक्ट करता है न्यूट्रिशन को, ठीक है। और जो हमारा वाटर है उसको एब्जॉर्व करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और वेस्ट को बाहर, हमारा जो वेस्ट है उसको बाहर निकालता है, एक्सट्रैक्ट करके बाहर करता है हमारी बॉडी से, ठीक है। अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पर। एंडोक्राइन सिस्टम में ये है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं हमारे ग्लैंड्स के बारे में और उनसे जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में, ठीक है। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो डायरेक्टली सिमुलेशन होता है उसका नर्वस सिस्टम से। ये ऑर्गन्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा रिप्रोडक्शन, हमारा सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है वो, हमारे शुगर को, हार्ट रेट को, बहुत डाइजेशन को, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली हमारे जितनी भी ग्लैंड्स है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में आती है, ओके। और बाकी हम इन सब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो लोकेटेड है सुपीरियर एंटीरियर ब्रेन के उधर, ठीक है।
हाइपोथैलेमस के अंदर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ठीक है। इस हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेल्स होते हैं स्पेशल, जिन्हें हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं, और यहाँ पे उन सेल्स के नाम है, आप ये पढ़ लेना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस को ड्राइंग आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं हाइपोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी साइज्ड लंप शेप टिश्यू है, ठीक है, जिससे बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है हार्मोन इधर उधर पहुंचाना, पूरी बॉडी में हार्मोन रिलीज़ करके पहुंचाने का काम हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, और वो खुद ही एक स्पेसिफिक चैम्बर में रहता है जिसको हम सेल्ला टर्सिका बोलते हैं, ठीक है। और वो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्चुअल मेड होता है 2 कंप्लीट सेपरेट स्ट्रक्चर्स से बनके, ठीक है, द पोस्टीरियर एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हम आते हैं पीनियल ग्लैंड को। तो पीनियल ग्लैंड का तो मेन काम ये कि हमारी स्लीप ट्रैक वो देखता है, ठीक है। उसका मेन काम हमारा स्लीप ट्रैक को देखना है। एग्जांपल, सपोज़ कोई 9 बजे सोता है और सुबह 9 बजे उठता है, ठीक है, बट सपोज़ उसके यहाँ पे कोई फंक्शन है, कुछ इशू होता है, वो लेट सोता है, लेट उठता है, तो आपका स्लीप ट्रैक डिस्टर्ब हुआ। तो वो जो आप टाइम टू टाइम उठते हो ना, शाम एग्जैक्ट 9 बजे नींद आ जाना, सुबह बिना अलार्म के 9 बजे उठ जाना, वो हमारे पीनियल ग्लैंड की वजह से होता है, ठीक है। और अगर वो डिस्टर्ब होता है तो दिक्कत होती है, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, या आप पढ़ लेना। अब हम आते हैं थायराइड ग्लैंड पे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को हम बटरफ्लाई शेप्ड या एच शेप्ड भी ग्लैंड बोलते हैं। इसका लोकेशन होता है ट्रैकिया के वहाँ पे, ठीक है। ये 3 मेजर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, कैल्सिटोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड ट्राइरोक्सिन, ठीक है। जो हमारा कैल्सिटोनिन है वो मेन काम होता है हमारे कैल्शियम का लेवल देखने का, ब्लड में कम एक साइड पॉइंट होता है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो उसको एब्जॉर्व करने का काम हमारा कैल्सिटोनिन का होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड पर। पैराथायरॉयड ग्लैंड से हमारे थायरॉयड ग्लैंड्स के ऊपर ये वाले जो 4 पोर्शन है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये हमारे ऊपर थायरॉयड ग्लैंड था, ठीक है, उसके 4 पोर्शन पे हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है जो कैल्शियम आयन है उसका बैलेंस देखना बॉडी में। अगर उसका बैलेंस हमारी बॉडी में कम होगा तो कैल्शियम आयन्स रिलीज़ करेगा, जिससे हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में कैल्शियम आयन्स बैलेंस्ड रहे, और अगर ज़्यादा होगा तो हमारे किडनी को ट्रिगर करेगा ताकि हमारा जो कैल्शियम है वो कंजर्व्ड रहे, ठीक है। और जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन PTH, ठीक है। और वो हार्मोन्स ही इन्वॉल्व होते हैं कैल्शियम आयन्स होमोस्टैसिस में, ठीक है। अब हम आते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे, ठीक है। तो जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो पेयर्स हैं जो हमारी किडनी के ऊपर वाले सुपर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स के होते हैं, ठीक है, और उन दोनों के 2 अलग यूनिक फंक्शंस होते हैं। पहला जो हमारे जो 2 डिफरेंट लेयर्स उन दोनों के नाम होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इनर एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। और जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है उसे हम सुपैरेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये इसमें नहीं लिखा हुआ है बट मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है उससे हम सुपैरेनल ग्लैंड भी बोलते हैं, SUPRARENAL, सुपैरेनल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, उसका मेन काम क्या होता है, जो वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उनका मेन काम होता है वो हमें हेल्प करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म मैनेज करने में, हमारा इम्यून सिस्टम देखने में, हमारा ब्लड प्रेशर देखने में, हमारा जो रिस्पॉन्स होना चाहिए स्ट्रेस और अदर चीज़ों से, और जो हमारे दूसरे फंक्शंस हैं उन सब का जो मेन मैनेजमेंट और जो ये वो देखते हैं वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स देखते हैं, ठीक है। वो हमारा जो रेगुलेशन है मेटाबॉलिज्म का और इन सब चीज़ों का वो देखते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स। और जो हमारा एंड्रोजेंस है, जो हमारा एक टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, बहुत लो लेवल पे प्रोड्यूस होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो इसका हमारा मेन काम क्या है, टू रेगुलेट ग्रोथ और जो एक्टिविटी है जो हमारा सेल्स रिसीव कर रहा है बाय द मेल हार्मोन्स उन सबको देखना, ठीक है। और जो हमारे एंड्रोजेंस है वो सब बहुत ज़्यादा टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं कंपेयर टू हमारे एंड्रोजन कॉर्टेक्स, ठीक है। हमारा जो एड्रोजन कॉर्टेक्स है वो बहुत कम लेवल में हमारे एंड्रोजेंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम आते हैं एड्रेनल मेड्यूला पे, ठीक है। जो एड्रेनल मेड्यूला है वो हमारा एक
पार्ट है हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स का, ठीक है। उसका मेन काम होता है जो हमारा स्ट्रेस है उसको फाइट और फाइट रिस्पॉन्स देने का, ओके। और ये हमारे दो मेन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, एक तो है हमारा एपिनेफ्रिन और एक है हमारा नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। ये जो दो मेन हार्मोन्स है जो हमारा एड्रेनल मेडुला सिक्रीट करता है, और इन दोनों के सिमिलर फंक्शंस होते हैं। और ये जो हमारे दोनों जो हार्मोन्स है जो हमारा मेडुला प्रोड्यूस करता है उनका काम ये होता है कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करना, ताकि हमारा ब्रेन और अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाए, फाइट और फाइट रिस्पॉन्स दे पाए हमारे स्ट्रेस को, ठीक है। और इसके अलावा इन हार्मोन्स का काम होता है हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ करना, ब्रीथ रेट देखना, ब्लड प्रेशर को देखना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये देखता है, ठीक। ओके, तो अब हम आते हैं पैनक्रियास पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर शुरू की लाइन में ये लिखा हुआ है कि पैनक्रियास कहाँ पे होता है, उसका पोजीशन, उसका साइज़ और ये सब के बारे में तो हमने भी ऊपर भी पढ़ा पैनक्रियास के बारे में, तो वही सेम चीज़ आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। और जो हमारे पैनक्रियास है वो कंसिडर्ड होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज उनके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन टिश्यू होता है, ठीक है। जो हमारा एंडोक्राइन है वो 1% का मास केवल होल्ड करता है हमारे पैनक्रिया में, और वो बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में पाया जाता है, ठीक है, पैनक्रिया में। और उसको हम बोलते हैं स्लिट्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है। और विद इन दिस स्लिट्स, और इन स्लिट्स में भी दो पार्ट्स होते हैं सेल्स के, अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल का काम होता है बैलेंस करना, रेस करना ब्लड ग्लूकोज लेवल को अगर कम हो तो। और हमारा बीटा सेल का काम होता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लो ब्लड ग्लूकोज के लिए, जब हम कुछ खाते हैं उसके बाद के लिए, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड में से ग्लूकोज कम करने के लिए जब हम कोई सा भी मील लेते हैं, ठीक है। तब हम आते हैं गोनेट्स में। तो जो गोनेट्स है वो फीमेल्स में होते हैं, ओवरीज, एंड इन मेल्स इट इज टेस्टिस, ठीक है। और गोनेट्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल हार्मोन्स इन आवर बॉडी, ठीक है। And these sexual hormones are determined as the secondary sexual characters of every adult female and male, ठीक है। तो in males there is testes and in females there are ovaries. ओके, सो जो टेस्टिस हैं वो पेयर होते हैं एल्पसॉइड ऑर्गन के, जो कि स्ट्रोटम में पाए जाते हैं, ठीक है। और वही प्रोड्यूस करते हैं हमारे एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन्स मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। और हमारे जो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को मेल्स के, जैसे बोन्स हो गया, ऑर्गन्स हो गए, हेयर्स हो गए, सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे। एंड एडोलेसेंस के टाइम पे हमारी जो बोन है उनकी ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। नाउ विल कम टू नेक्स्ट पैरा। ओके, सो ओवरीज जो है वो एक एलमंड शेप्ड ग्लैंड्स है जो लोकेटेड होते हैं पेल्विक बॉडी कैविटी के रीजन के उधर, ठीक है। ये प्रोड्यूस करते हैं फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स, ठीक है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन्स, ठीक है। तो जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है वो मोस्टली एक्टिव होता है ओव्यूलेशन टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। जो हमारा एस्ट्रोजन है वो एक प्राइमरी फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है, ठीक है। और ओके, तो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी जैसे मेल्स में हेयर ग्रोथ होता है, चेस्ट ग्रोथ होता है, वैसे ही फीमेल्स में यूट्रस डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, जो फेशियल प्यूबिक हेयर्स उनका ग्रोथ होता है। और जैसे ही मेल्स में एक्सेलरेटेड बॉडी बोन्स का जो ग्रो होना होता है, वैसे ही सेम चीज़ फीमेल्स में भी होती है, तो जो हाइट बढ़ती है और ये सब चीज़ें हमारा एस्ट्रोजन ट्रिगर होता है जब बढ़ती है, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग आते हैं थाइमस पे। तो जो हमारा जो थाइमस है वो चेस्ट वाले रीजन में हमें मिलता है, ठीक है। और वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है थाइमोसिन्स, ठीक है, जो हेल्प करता है ट्रेन करने के लिए और डेवलप करने के लिए टी लिम्फोसाइट्स फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे, चाइल्डहुड में जब बच्चा डेवलप्ड हो रहा होता है तब वो हेल्प करता है, चाइल्डहुड के टाइम पे हेल्प करता है डेवलपमेंट में, ठीक है, और ट्रेन करने में, ठीक है। ये जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं प्रोड्यूस होते हैं जो थाइमस में, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से हमारी एंटायर लाइफ में, ठीक है। और हमारा जो थाइमस है वो इनएक्टिव होता है हमारे प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है।
और धीरे से ये डेवलप हो जाता है एडिपोस टिश्यू में, ठीक है। ये चीज़ थी हमारे थाइमस में, आप भी पढ़ लेना एक बार और। अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम में। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हमारे सेंस ऑर्गन से, और जो जिन भी कनेक्टेड ऑर्गन है जिससे हमारे नर्व्स कनेक्टेड है वो सब, ठीक है। टुगेदर ये जो हमारे ऑर्गन है ये टुगेदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, और उनमें जो कम्युनिकेशन होता है बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट के लिए, उसके लिए, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा मेन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो मेन कंट्रोल सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। हमारी बॉडी को अगर हमें लाइव रहना है तो ऑक्सीजन की कंटिन्यूसली ज़रूरत होती है, ठीक है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल करते हैं, ठीक है, बाहर छोड़ते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हम हमारी नोज़ के थ्रू, ठीक है, और ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेजर पार्ट्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एयरवेज, लंग्स और जो मसल्स हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है, आप सब कुछ पढ़ लेना, ओके। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम आते हैं इम्यून एंड लिम्फेटिक सिस्टम पे। तो जो हमारे इम्यून एंड लिम्फेटिक सिस्टम है वो 2 क्लोजली रिलेटेड ऑर्गन सिस्टम्स है, ठीक है, जो बहुत सारे सेवरल ऑर्गन्स और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस शेयर करते हैं, ठीक है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमें सेव करता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगाई से, ठीक है। और अगर कभी कोई गलती से वायरस मैनेज कर लेता है एंटर करने में तो उसको अटैक करता है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। और हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है कैपिलरीज, वेसल्स, ठीक है, और नॉट्स के, ठीक है, ओके। सो अब हम आते हैं यूरिनरी सिस्टम। तो हमारा यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट होता है किडनी, यूरेट्रा, यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और जो हमारा वेस्ट है प्रोड्यूस होता है उसे बाय यूरिनेशन बाहर करना, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि वो किस किस चीज़ों को मिलके बना होता है, ठीक है। यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेट्रा टुगेदर मिलके यूरिनरी ट्रैक्ट बनाते हैं जो यूरिन को ड्रेन करते हैं, स्टोर करते हैं और रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है। और फिल्टरिंग के अलावा ये हमारी बॉडी से वेस्ट भी बाहर करते हैं, और बिसाइड फिल्टरिंग ये हमारा पीएच लेवल, हमारी बॉडी के जो आयंस हैं, ब्लड प्रेशर, कैल्शियम, इन सब को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, आप देख लेना, ओके। अब हम आ गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, तो फटाफट इसको करते हैं। तब हम आ गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत सारी चीज़ों का कंसिस्ट होता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरीज हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में आपने वैसे तो पढ़ा हुआ है आपकी 10th क्लास में, तो हम इसे फटाफट एक ओवरव्यू में फटाफट पढ़ लेते हैं, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो बहुत सारी चीज़ों से बना होता है, जैसे ओवरीज हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका मेन काम होता है प्रोड्यूस करना, गैमेट्स को ट्रांसपोर्टेशन करना, हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स को देखना, प्रोडक्शन करना उनका, ये चीज़, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके अलावा जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बेबी को पूरा डेवलप करने का प्रोसेस भी देखता है। अब हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत सारी ऑर्गन से बना होता है, उनका मेन फंक्शन होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। हमारा मेल सेक्स हार्मोन है ये प्रोड्यूस्ड होता है टेस्टोस्टेरोन से, ठीक है। ये प्यूबर्टी के टाइम पे एक्टिवेट होता है अच्छे से। यहाँ पर डायग्राम में हम देख लेना। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ योगा बॉडी पे, ठीक है। तो वैसे तो योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम सबको पता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। एक्चुअली 38 यहाँ पे टोटल कंटिन्यूसली ऐसे शॉर्ट लिखे हुए हैं, तो मैं 4-5 पढ़ के बता रही हूँ, बाकी आप देख लेना। जैसे तो आप खुद भी लिख दोगे तो इतना कोई मेजर पार्ट है नहीं, ठीक है। तो ये एक रीड आउट टॉपिक्स है, सारे पढ़ लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। आपसे पूछेंगे आप खुद से योगा के बेनिफिट्स बता सकते हो। सब बेनिफिट्स यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, मसल बॉडी स्ट्रेंथ को अच्छा करता है, हमारे बॉडी पोस्चर्स अच्छा करता है, ठीक है। दूसरा ये है हमारे स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे जॉइंट को और इन सबको ब्रेक होने से बचाता है, ठीक है। बोन हेल्थ अच्छी करता है, और भी बहुत सारी है, ये यहाँ पे आप पढ़ लेना। ये टोटल
हमारे 38 हैं। हाँ, ये टोटल हमारे 38 हैं। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बिग बैंग सबको पढ़ लेना, आपको आ जाएगा समझ। सो फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्कूलिंग ज्ञान। और हमें नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर अभी नहीं होंगे तो थोड़े 1-2 दिन में आपके पास नोट्स आ जाएंगे, ठीक है।